बच्चों, ये वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अनअकैडमी के नए चैनल जस्ट 9th एंड 10th पे। जैसा कि आप इसका नाम ही क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू 9th एंड 10th। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 9th एंड 10th के हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। हर सब्जेक्ट के हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। इस चैनल की और सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे आपको एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ ही क्या होता है, आपको लास्ट में क्विजेज होता है। सो डेट क्या मिलता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ने का भी मौका मिलता है और अपने आप को इवेलुएट करने का भी मौका मिलता है कि आपने कितना सीखा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज प्रियंका भारती। आई हैव डन माई BSc इन हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम फ्रॉम IHM भोपाल. After that, I worked as a trainer with Marriott Group, which is the largest group of hotels in world. I also worked as a trainer in ITC Group, which is India largest group. आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हो बच्चों। जो अगर जिन बच्चों ने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड किया हुआ है वो जल्दी से डाउनलोड कर लें और ये दिया गया जो लिंक है ये कॉपी करें और हमें ज्वाइन करें। इंपॉर्टेंट बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान का कॉस्ट कितना पड़ता है, 15,000 रुपीज़। बट अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हो जो कि प्रियंका यूबी है, ये कोड अप्लाई करने के बाद आपको पड़ेगा कितने का, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट करने के बाद कितना इसका कॉस्ट आता है, 13,500 रुपीज़, जो कि पर मंथ का कितना पड़ता है, 1,125 रुपीज़ पर मंथ हमारा पड़ा। अगर ये आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 2 सालों के लिए, अगर कोई बच्चा अगर 9th में हो, 9th 10th दोनों का लेना चाहता हो तो उसको 2 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 2 साल का आपका कितना पड़ता है, वैसे तो कॉस्ट इसका 25,000 है, बट आपको प्रियंका यूबी सेम कोड अप्लाई करोगे ये फिर से तो आपको 10% का डिस्काउंट करके मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कितने में, 22,500 रुपीज़ में। तो बच्चों ये कोड अप्लाई करना ना भूलें, प्रियंका यूबी जरूर अप्लाई करें और 10% डिस्काउंट अवेल करें। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम क्या होता है, व्हाट इज एन एटम। तो देखते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम क्या है बच्चों, किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एटम कहलाता है। समझ में आया। अब यहाँ पे, अब यहाँ यूँ तो ये भी कह लीजिए कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है। अब जैसे आप देखिए, मैं आपको ये मैटर है, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दिख रहे हैं कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ये डिवाइड हुए पार्टिकल्स, ये डिवाइड होके इतने बने, ये पार्टिकल्स इससे भी डिवाइड हुआ तो इतना हुआ, ये पार्टिकल भी डिवाइड होके इतना हुआ। तो जो सबसे लास्ट में एक पॉइंट पे आके क्या होता है, ये इतना छोटा हो जाता है कि फिर हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो मैटर का सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट मैंने बताया था आपको, सबसे छोटा पार्ट ही एटम कहलाता है। क्या हुआ, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इससे ज़्यादा हम इसको फिर डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आया, इससे ज़्यादा हम डिवाइडेड नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए ये एटम का स्ट्रक्चर। एटम किससे बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके। इसके सेंटर में अब देख रहे हो, सेंटर में क्या है,
सेंटर में आप देख रहे हो ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्या ये क्या होता है? न्यूट्रॉन में इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो समझ गए? एक्चुअली एटम किस में? एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हुआ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच से मिलके बना होता है, या यूं कह लें कि ये किसी भी एटम का सेंटर होता है। इट इज मेड ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, जो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से, है ना, देख रहे हैं आप, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। अब हम आते हैं अपने एटॉमिक मास क्या होता है। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ ए सिंगल एटम। किसी भी एटॉमिक मास क्या है? किसी भी एटम का, एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो एटॉमिक मास कहलाता है। किसी भी, याद रखिएगा बच्चों, किसी भी एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ है वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। इट इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। कितना छोटा हो गया? वन कितना हुआ? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। एटॉमिक वेट क्या है? एटॉमिक वेट is the weighted average of the atomic mass of all natural isotopes and element। क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट के सारे आइसोटोप, जितने भी किसी एलिमेंट में जितने भी आइसोटोप्स होते हैं ना, सबके एटॉमिक मास का एवरेज वेट ही एटॉमिक वेट कहलाता है। मास नहीं, एटॉमिक मास क्या हुआ? किसी भी एटम में, किसी भी एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास कहलाया। एटॉमिक वेट क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट, याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के जो जितने भी नेचुरल आइसोटोप, उसके भी आइसोटोप हुए, सारे आइसोटोप का एटॉमिक मास का एवरेज वेट ही एटॉमिक वेट कहलाता है। हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये हमेशा यही दो लॉ अप्लाई होता है। कौन सा लॉ? फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो किसी भी, आपको बताया, किसी भी केमिकल कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, किसी में भी हमेशा यही दो लॉ अप्लाई होगा। अब ये लॉ हम डिटेल्स में पढ़ते हैं क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? किसी भी केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, उसमें मास ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ? जितना मास था वो केमिकल रिएक्ट करने के बाद भी मास सेम रहेगा। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आप देखो, हमसे समझते हैं, ए प्लस बी दो पार्टिसिपेट किए केमिकल रिएक्शन में, तो नया प्रोडक्ट क्या बना? ये हमारा बना सी। ए प्लस बी रिएक्शन क्या बना? सी बना। अब ए का वेट क्या था? सपोज कीजिए 2 ग्राम था ए का वेट, बी का वेट क्या था? 3 ग्राम। तो जो केमिकल रिएक्ट करके जो नया जो भी बना, जो प्रोडक्ट नया आया, तो उसका वेट कितना होगा? उसका वेट होगा 5 ग्राम। ये चेंज नहीं होगा। क्या मैंने बताया था आपको? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में
इसका मास जब भी केमिकल ये रिएक्ट करेंगे दोनों आपस में, तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें उनका मास चेंजेस नहीं होगा, बल्कि वो दोनों का कंबाइन करके उनका मास 5 ग्राम हुआ ना, 2 + 3 = 5 हो गया, तो मास सेम रहा ना। यहाँ पे नया प्रोडक्ट में भी मास उतना का 5 ही रहा, वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। In a chemical reaction, atoms can neither be created or destroyed, only rearranged. किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, एटम्स को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना बनाया अलग से क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि वो सिर्फ रीअरेंज होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देख लो, H2+O केमिकल रिएक्ट करके H2O बनाते हैं वाटर। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी, बस इन्होंने अपनी थोड़ा अरेंजमेंट चेंज करके H2O बन गए। Therefore, the atoms on the reactant side must equal the atoms on the product side of the arrow. यहाँ पे भी हाइड्रोजन की आपको जो एग्जांपल दिया था, जैसे देखिए क्या हुआ, H2+O = H2O। क्या मैंने बताया आपको, Therefore the atoms on the reactant side must equal the atoms on the product side of arrow। तभी मैंने हमारे जो रिएक्टेंट में हमने कितना, हाइड्रोजन के 2 एटम लिए थे, ऑक्सीजन का 1 लिया था, तो रिएक्ट के जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमारा एलिमेंट बना, जो हमारा मॉलिक्यूल बना, वो क्या हुआ, H2O। इसमें क्या हुआ, इसमें भी हाइड्रोजन के क्या हम देख रहे हैं, 2 ही एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो क्या क्या बताया कि जो रिएक्टेंट है वो अपने रिएक्शन के पहले और जो रिएक्शन के बाद उनके एटम इक्वल ही रहेंगे, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ अपना अरेंजमेंट चेंज करते हैं। जो कि मैंने फर्स्ट में बोला था ना, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ओनली रीअरेंज, तो ये सिर्फ रीअरेंज हुए। आते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ पे। हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसे हम समझेंगे। हमारा सेकंड लॉ क्या है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ में हमारा लॉ ये कहता है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है, उसका मास कंपाउंड में कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन में रहता है, वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। H2+O क्योंकि क्या होना है, H2O, ये एक हाइड्रोजन का H2O का 1 मॉलिक्यूल हुआ। एक मॉलिक्यूल बनने के लिए कितनी क्या क्या चीज़ें, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके H2O का एक मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी सेम है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 2 एटम लगे हाइड्रोजन का, तो इनका एटॉमिक मास कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन के 1 एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो सेम यहाँ पे भी कितना था, 2 16। उसका रेशियो निकाले तो कितना हुआ, रेशियो हुआ 1:8। यहाँ पे क्या हो गया, 1:8। अब सेम अगर हमें H2O के 4 मॉलिक्यूल बनाने होंगे, तो उसके लिए हमें कितना हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितना लगा था, 2 हाइड्रोजन लिए थे, तो इसके
H2O के 4 मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम यहाँ पे कितने लेंगे, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। तो 8 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 8 हो जाएगा, और 4 का ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 64। इसका रेशियो भी कितना आया, 1:8। तो एटॉमिक मास यहाँ पे क्या रहा, कांस्टेंट रहा इनका। जो भी मास यहाँ पे क्या हुआ एलिमेंट का, उनका यहाँ पे कंपाउंड में भी क्या होता है, कांस्टेंट रहा। तो ये थ्योरी, ये लॉ क्या बताता है, मैंने क्या बोला कि इस लॉ यही बोलता है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनका मास कंपाउंड में एक कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन में ही होता है। जैसे आप एक सिंपल वे में एक और एग्जांपल के थ्रू आप इसे समझिए कि सपोज हमें कि सोचिए मिल्क शेक बनाना है। मिल्क शेक, जैसे एक गिलास हमें मिल्क शेक बनाना हो तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक गिलास दूध लेंगे, 1 चम्मच चीनी लेते हैं और 1 चम्मच कोको पाउडर, तब जाके हम एक गिलास मिल्क शेक बना पाते हैं। अगर सेम हम 4 गिलास हमें मिल्क शेक बनाना हो तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन क्या हमारा सेम ही रहा ना। 4 गिलास बनाने के लिए फिर हमें 4 गिलास क्या लेना पड़ेगा, दूध, 4 चम्मच चीनी, 4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। तो रेशियो हमारा क्या था, रेशियो वही रहा 1:1 का। समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम समझ लें। क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन कौन थे, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था, जिसके नाम पे इनका, इस थ्योरी का नाम पड़ा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इन्होंने इस थ्योरी, इसके थ्योरी में क्या क्या दिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या बोला, ऑल मैटर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था आपने मैटर में कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो एटम कहलाते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको पिछले मैंने कुछ एग्जांपल देके भी समझाया था कि किसी भी केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एटम ना गायब हो जाते हैं, ना कोई नया क्रिएट होता है, ना खत्म हो जाते हैं, एटम वही का वही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन, आपको एग्जांपल दिया था H2+O का केमिकल रिएक्ट करके क्या बनाया, H2O। तो इसमें हाइड्रोजन की एटम भी 2 रहे, ऑक्सीजन का 1 एटम रहा। कुछ अलग से तो कुछ नहीं आ गया ना इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एटम है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उनका एटम क्या होगा, उनका मास भी सेम होगा और वो अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में भी उनका सेम रहेगा, कुछ उनका भी अलग नहीं हो जाएगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का उनका डिफरेंट मास होता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। सेम एलिमेंट का क्या सेम एलिमेंट का, एक एलिमेंट का एटम होगा तो उनका सेम उनका मास होगा, मास भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। बट अगर वही डिफरेंट एलिमेंट का हमने एटम्स लिया तो उसका मास डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड। एक से ज्यादा एटम अगर आपस में मिलते हैं तो वो उसको मिलके कंपाउंड बनाते हैं। एटम सेपरेट, कंबाइन एंड रीअरेंज देमसेल्फ इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम को सेपरेट, कंबाइन और रीअरेंज खुद को करते हैं। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 more एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। इसे ये समझिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 more एटम, 2 या 2 से ज्यादा एटम जो केमिकली बॉन्ड होते हैं आपस में, वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट है एटम, हाइड्रोजन का सेपरेट है, सिंगल है, ऑक्सीजन का सिंगल है, मैग्नीशियम का सिंगल है। तो क्या हुआ, ये एटम है सेपरेट सेपरेट, इनके बीच में आपस कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, एटम्स कहलाए। बट यहीं पे आप देख रहे हो, इस हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड, केमिकली रिएक्शन के थ्रू बना क्या बनाया, H2O।
इनके बीच में आपस में केमिकल बॉन्डेड है ना, तो ये क्या कहलाए, मॉलिक्यूल कहलाए। आपको जैसे बताया मैंने, टू मोर एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपको कंपाउंड बताया था, कंपाउंड क्या होता है, टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड, ठीक है, टू या मोर डिफरेंट। अब पूछोगे कि मैम आपने तो ये भी बताया था कि कंपाउंड भी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में बॉन्डेड होते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। तो मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूल भी तो सेम, अगर क्या मॉलिक्यूल और कंपाउंड सेम होता है, तो मैं बताती हूँ आपको। एवरी कंपाउंड इज मॉलिक्यूल, ठीक है, जितने जो भी कंपाउंड होगा वो मॉलिक्यूल होगा, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, लेकिन जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंपाउंड नहीं होंगे। वो कैसे, आपको समझाती हूँ। अब जैसे आप देख लो, H2 ये एक मॉलिक्यूल है, क्यों, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन है ना, दो एटम्स बंधे हुए हैं तो ये मॉलिक्यूल हो गया। बट ये कंपाउंड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सेम एटम, कोई डिफरेंट टाइप का एटम नहीं है। ये आप डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, मॉलिक्यूल में एटम्स, ये जरूरी नहीं कि वो डिफरेंट होगा, वो सिर्फ दो एटम से मिलके बना होता है। जो केमिकली बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल, दो एटम जो आपस में केमिकली बॉन्ड होते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाता है। बट कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड टू डिफरेंट एटम्स, उसके लिए जरूरी है कि दो डिफरेंट टाइप्स का एटम होना चाहिए। अब जैसे आप देखिए H2O, ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल भी हुआ एंड कंपाउंड भी हुआ। मॉलिक्यूल क्यों हुआ, कि इसमें दो से ज्यादा एटम ये केमिकली बॉन्डेड है इसलिए मॉलिक्यूल हुआ। और कंपाउंड क्यों हुआ, कि इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन का एटम है, दो और ऑक्सीजन के एटम हुए, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो गए, इसलिए कंपाउंड कहलाया। तो आप मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आप कुछ नहीं, बस आप इसे ध्यान रख लीजिए। मोनोएटॉमिक क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल फॉर्म बाय सिंगल एटम्स ओनली, जो सिंगल एटम से मिलके बना होता है वो मोनोएटॉमिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा, ओके, और भी बहुत सारे हैं। डायटोमिक क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कॉम्बो ऑफ टू एटम्स, दो एटम से मिलके जो बना होता है वो डायटोमिक कहलाता है। एग्जाम्पल H2, यहाँ पे देख रहे हो कि आप दो एटम है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन, यहाँ O2 ऑक्सीजन की दो एटम है। ट्राइएटॉमिक क्या होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कॉम्बो ऑफ थ्री एटम से जो थ्री एटम्स का कॉम्बिनेशन जिस मिलके बनता है मॉलिक्यूल, वो ट्राइएटॉमिक कहलाता है। अब एग्जांपल में आप इसका देख लो, O3 फिर क्या हुआ, जो ऑक्सीजन के तीन एटम मिलके बना, तो ये क्या कहलाया, ट्राइएटॉमिक। इसी तरह टेट्राएटॉमिक, इसमें क्या होते हैं, इसमें चार एटम्स होते हैं। और पॉलीएटॉमिक क्या हुआ, इसमें चार से ज्यादा हुए। आप समझ गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड। एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड क्या है, सिंपल सा आपको अब देख लीजिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट भी क्या होता है, सिर्फ एक टाइप का एटम होता है। जैसे हीलियम, ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, ये कहाँ होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल पे आपके ऑर्गेनाइज होते हैं। और कंपाउंड क्या हुआ, कंटेन्स टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स, इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स ये कंपाउंड में होते हैं। अब पिछले भी मैंने जब मॉलिक्यूल और कंपाउंड का डिफरेंस बता रही थी तो आपको मैंने बताया था कि इसमें दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होंगे तो वो कंपाउंड कहलाएगा। समझ गए ना। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ नहीं है, मोल क्या होता है, इट इज यूनिट ऑफ एटम्स, एटम्स को मापने का एक मेजरमेंट
ये होता है, हर किसी का अपना कुछ यूनिट होता है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं। जैसे अभी तो वेट को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में, क्या करते हैं, लीटर को किस में, लीटर में, लिक्विड को किस में मेजर करते हैं, लिक्विड में। हर किसी का जैसे होता है अपना कुछ मेजरमेंट का एक वो तरीका होता है मेजर करने का। तो हम एटम्स को किस से मेजर करेंगे, एटम का यूनिट होता है ये मेजर करने का मोल। साइंटिस्ट ने इसका यूनिट दिया मोल। यहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा है कि आप जैसे इट इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस करने का बहुत ही कन्वीनियंट, क्या कहते हैं, बहुत ही सरल तरीका होता है। जैसे आप सपोज कि जैसे एक दर्जन में क्या होते हैं, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, सॉरी 12 होते हैं ना, एक दर्जन इक्वल टू 12। तो जैसे सपोज हम शॉप में जाते हैं केले लेने वगैरह कुछ भी किसी दुकानदार के पास कि एक दर्जन हमें केले दे, तो हमें कितना देता है, 12 केले दे देता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। कहीं भी आप जाएंगे या स्टैंडर्ड है, कांस्टेंट है, कहीं भी चेंज नहीं होता। एक दर्जन आप इक्वल टू 12, इंडिया में भी वो सेम इसका रहेगा, कहीं भी अदर कंट्री में भी जाते हैं तो इसका मतलब 1 दर्जन इक्वल टू 12, जैसे 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो सेम वैसे ही 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये वैल्यू इसका जो है कांस्टेंट रहता है। ये वैल्यू किसने दिया था, ये एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, दैट्स व्हाई इसका नाम एवोगाड्रो कांस्टेंट पड़ा। ये वैल्यू याद रखिएगा बच्चों, ये वैल्यू वैल्यू जो है कांस्टेंट है, कहीं भी चेंज नहीं होगा। सिंपल है। 1 मोल is defined as amount of substance that contains exactly 6.022 into 10 की पावर 23 units of the same substance। मैंने क्या बताया कि जैसे सपोज अगर अभी तो सामान लेना था, कुछ मुझे लिक्विड में लेना है, तो मैं लीटर में बोलूँ कि मुझे अगर सपोज दूध लेना है 5 लीटर दीजिए, पानी लेना है 5 लीटर दीजिए। कुछ जैसे मैं अपना वजन बताऊंगी तो मेरा कितना वेट है, 40 kg है, 50 kg है, तो ऐसे मैं केजी में बताऊंगी। तो उसी तरह से अगर मैं एटम्स लेने चाहती हूँ तो उसको कैसे मैं बोलूँगी कि मुझे क्या चाहिए उसको, तो मैं नहीं बोल सकती कि मुझे केजी में दे दो, मुझे लीटर में। तो उसको कैसे बोला जाता है कि अगर मुझे एटम्स लेना है तो कि हाँ मुझे इतने मोल चाहिए, हाइड्रोजन का चाहिए तो मुझे 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो वो कितना देगा आपको, जैसे मैंने बताया 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ नंबर मच लाइक अ डजन। जैसे मैंने बताया था कि डजन में इक्वल टू क्या होता है, 12 होते हैं, वैसे ही 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है। The average atomic mass of any element expressed in grams provide exactly 1 mole of atoms of that element. This concept allows the chemist to quantify the weighing. ये कॉन्सेप्ट काम कहाँ करता है, जहाँ पे केमिस्ट एटम्स वगैरह का काउंट करते हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है। आगे इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही था। अब आता है क्विज। तो अब हाँ बच्चों, आपने जितना पढ़ा अपने आप को टेस्ट कीजिए कि देखते हैं आपने कितना सीखा। यहाँ पे ये रहा हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी टोटल एटम्स आर इन ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। टाइम स्टार्ट है, जल्दी बताइए कितने कितने एटम्स होंगे वाटर के मॉलिक्यूल में। 1 2 3। हाउ मेनी टोटल एटम्स आर इन ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कितना हुआ, अब देखिए वाटर क्या मॉलिक्यूल, H2O। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम्स हुए, ऑक्सीजन का 1, तो टोटल कितना हुआ। थर्ड आंसर सही है। किस किस बच्चों ने सही आंसर दिया था। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल कंप्रेस वाटर। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। इसका कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए। सॉरी, इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स कंप्रेस वाटर। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है, फिर से बता दूं। सॉरी, आपको जैसे बताया था मैंने, H2O क्या हुआ, ये एक मॉलिक्यूल हुआ। बताया था ना, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके जब केमिकली बॉन्ड होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने हैं, H2O का मॉलिक्यूल एक है, तो आंसर इसका क्या हुआ, ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है particles in an atom that has no charge। पार्टिकल इन एन एटम दैट हैज नो चार्ज। कौन से पार्टिकल पे क्या एटम के में चार्ज नहीं होता है। तो आपको मैंने सबसे फर्स्ट पे भी पहली स्लाइड में ही बताया था, एटम के कौन से पार्टिकल में चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है हमेशा न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस पे निगेटिव चार्ज होते हैं, एंड प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज। मैटर का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, आपको ये भी मैंने बताया था क्या है, जल्दी बताइए। एटम, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल। क्या हुआ इसका आंसर, मैटर का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, सबसे छोटा। तो मैंने आपको जैसे बताया था, मैटर को सबसे छोटा उसका एटम कहलाता है। एटम से उससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा डिवाइड हम नहीं कर सकते। कंपाउंड क्या मैंने बताया था, कंपाउंड आपको मैंने बताया था 2 या मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड। उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स बंधे होते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू, वो कंपाउंड कहलाता है। ऐसे ही मॉलिक्यूल का क्या बताया था, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल में भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम केमिकली बॉन्डेड होते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा क्या हुआ, एटम। आंसर इज ए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन के एक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए 7, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 10। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। हमारा इसका आंसर क्या होगा, 7, 8, 9 या 10। इसका आंसर है हमारा 8। ऑक्सीजन के एक एलिमेंट में, ऑक्सीजन एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है, तो पहले स्लाइड पे ही मैंने ये बता रखा है, न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन हमारा है प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, या डी कोई भी नहीं। कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए, सोचो सोचो। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स। किससे मिलके बना होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना होता है। जहाँ न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन पे क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी इज द एलिमेंट सिंबल ऑफ
सी किसका एलिमेंट सिंबल है, जल्दी बताइए। बताया था पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट रहते हैं उसमें ऑर्गेनाइज, तो सी किसका एलिमेंट सिंबल है? ये ऑप्शन आपका है कैल्शियम, बी कार्बन, सी क्लोरीन, डी कोई भी नहीं। कौन सा हुआ? सोचो 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 सोचो। तो सी किसका है एलिमेंट? कार्बन का। कैल्शियम का क्या हुआ? कैल्शियम का एलिमेंट सिंबल हुआ सी ए। क्लोरीन का क्या हुआ? क्लोरीन का हुआ सी एल। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन बी कार्बन। बस आज के लिए हमारी क्लास इतनी थी, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। तो बच्चों एक बार मैं फिर से बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से जाके प्ले स्टोर में कहाँ जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके जल्दी से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद क्या आप अपना मैनेज गोल सेट करें। गोल कैसे मैनेज करना है आपको? तो आप जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे स्टडी वो रिलेटेड मिल रहे हैं कि आपको नीट का प्रिपरेशन करना है, CBSE 9th 10th के जो भी, तो आप यहाँ पे कहाँ आप पढ़ाई करें 9th and 10th की। तो आप यहाँ पे क्या गोल मैनेज कीजिएगा अपना? CBSE क्लास 9, CBSE क्लास 10 मैनेज गोल कीजिए। फिर जाइए हमें सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड बच्चों ये बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इसे प्रेस करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और एक बार लास्ट में मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा कोड प्रियंका यूवी है, इसे अप्लाई करके आप 10% का ऑफ लेना ना भूलें। कोड याद रखिए बच्चों, प्रियंका यूवी। इसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको आपके सब्सक्रिप्शन प्लान पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आज के लिए क्लास बस इतनी थी, कल मिलेंगे हम दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।